my dear student of standard 10th. Welcome back once again. And today, anyhow, we are going to finish our chapter number 10, that is India's agriculture, and this is part 5th of 5. 5 of 5. Okay, so anyhow, today we are going to finish this chapter. So let's get started. Hmm, I like this effect. Now, Green Revolution. So talking about Green Revolution, Green Revolution took place in our country in the decade of 1960. But before that, there was a time where there was an acute shortage of the food grains in our country. An agrarian country has to import food grains. The country was struggling against such dependent condition. सो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन की इन लोगों ने शुरुआत कुछ इस तरह से की है कि 1960 का टाइम था. हमारा कंट्री नो डाउट एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बट हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की बहुत ही शॉर्टेज थी. एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हमको बाहर के देशों से हमको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करनी पड़ती थी, है ना. तो यू कैन इमेजिन कि हमारे कंट्री की क्या कंडीशन थी. ओके. एंड फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू ओपन योर ब्रेन अप कि है एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द improved seed, increased use of chemical fertilizer, intense effort of the farmer, widespread arrangement for electricity distribution, improved facility of irrigation, etc. is known as the green revolution. So friends, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होना. अब ये एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ कैसे होगा? उसके लिए आपको चाहिए इम्प्रूव्ड सीड. आपके बीज बहुत अच्छे होने चाहिए. केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमको यूज़ करना है फॉर जो भी मिनरल्स मिसिंग हो रहे हैं उसके लिए. फार्मर्स को भी अपनी तरफ से एफर्ट तो देनी ही पड़ेगी, बट अपार्ट फ्रॉम इट इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड आपका जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो बाद में जाके डेवलप होती है तो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सकता है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सिंपल टर्म्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंक्रीज करना. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच आई जस्ट नाउ सेड. फार्मर्स वेर एनकरेज टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड मोर्स. तो फार्मर्स यहाँ पर क्या करेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का यूजेस बढ़ा देंगे. दिस लेड टू द अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो फूड ग्रेन्स को जो मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं वो उनको मिलने लग जाएंगे. एंड इंसेक्टिसाइड से उसमें जो कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम लोग मार देंगे. तो बेसिकली जो हमारा नुकसान है वो हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं. सो इस तरह से हम लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. There has been a record production in the wheat and paddy due to the green revolution. एंड जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है हमारा वीट एंड पैडी में बहुत ज़्यादा हमको इंक्रीज देखने को मिला. रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था. वेयर देयर वॉज ए स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री, टुडे देयर इज सफिशेंट स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स. अगर हम लोग बात करें, अगर हमारी कंट्री में कहीं पे अगर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास सफिशेंट स्टोरेज फैसिलिटी है और उसमें सफिशेंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स भी रखा हुआ है. ओके. आप लोगों ने शायद देखा होगा कि व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस तो गवर्नमेंट के पास बहुत स्टॉक था. गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम लोग 3-4 महीने के लिए पब्लिक को घरों में बिठाना अफोर्ड कर सकते हैं. खाने का प्रॉब्लम होगा तो नो, देयर इज़ नो डाउट, हम लोग राशन की शॉप से उनको ईजिली सप्लाई दे सकते हैं. Okay, so second last point, once drought was a hazard of regular interval in India. Its adverse effects are seen after the Green Revolution due to the buffer stock of food grains. The condition of drought and the scarcity are faced conveniently. So एक टाइम ऐसा हुआ करता था इंडिया में जब यूजुअली ड्रॉट मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता था वो बहुत नॉर्मल होता था, एंड उसके जो बुरे इफ़ेक्ट थे वो भी हमको देखने मिलते थे. 1772 में बंगाल में जो ड्रॉट हुआ था उसमें 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि मान लो कि उस टाइम पे बंगाल में 3 करोड़ पॉपुलेशन थी तो 1 करोड़ लोग भूख से मर गए. इमेजिन, भूख से मर गए.
ना खाने के लिए अनाज था, ना पीने के लिए पानी था। ओके ओके सो लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है ना, ऐसा सिनारियो कभी भी हमारे कंट्री ने देखा ही नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर फ्यू ईयर्स बिफोर महाराष्ट्र में ड्रॉट हुआ था, सूखा पड़ा था, जहाँ पे आईपीएल के मैच महाराष्ट्र ने शिफ्ट कर दिए थे। अगर आई थिंक आपको भी याद आ गया होगा। सो अगर ऐसा कभी कोई कंडीशन होती है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, फटाफट रेलवे भेजेगी एंड रेलवे में पानी सेंड करेगी पाइप से या कुछ भी। आजकल तो पानी की बोतल से मिल जाती है। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ अब हो गई हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब ड्रॉट इतना कोई बड़ा सीरियस इशू है, बट पहले हुआ करता था एंड ड्यू टू ड्रॉट बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, जिसे हम लोग अननेचुरल डेथ ही कहेंगे ऑफकोर्स। ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन द कंडीशन ऑफ द ड्रॉट ऑफ द स्कैरसिटी फेस्ड कन्वीनियंटली। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट का इतना स्टॉक पड़ा है ना कि मान लो अगले 1 साल तक, भगवान ना करे मैं ऐसा कभी ना हो, बट अगर 1 साल तक बरसात ना आए तो भी हमारे पास सफिशेंट फूड ग्रेन्स है हमारी गवर्नमेंट के पास, जिससे हम लोग पूरा साल निकाल सकते हैं। ओके लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। द सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स इज़ अ लैंडमार्क एंड द हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मकसद क्या था कि हमारा एक जो इंडिया है, जो एग्रीकल्चर कंट्री है, वो एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए कोई दूसरे देश पे डिपेंड ना रहना पड़े। एटलीस्ट हम लोग खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं। ओके एंड आई थिंक ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वो हमने अचीव कर भी लिया। ओके सो हेड्स ऑफ टू माय गवर्नमेंट फॉर डैट। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। Exactly above my image you will see there are 3 lines. Today the production of cash crop has increased and the production of the pulses and other cereals were decreased. तो आजकल जो फार्मर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो कि फूड ग्रेन्स में इतना उनको मार्जिन नहीं मिलता है, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, आजकल कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो किसान था वो 75% फूड ग्रेन्स ग्रो करता था एंड 25% कैश क्रॉप ग्रो करता था। लेकिन अभी हाल ही में जो नई रिपोर्ट आई है ना, अकॉर्डिंग टू इट, आई डोंट नो कौन से साल की है, बट आई हर्ड समवेयर दैट 64% फूड ग्रेन्स एंड नाउ 36% कैश क्रॉप। सो 25 से 36 हो गया एंड जो फूड ग्रेन्स है वो 75 से 64 हो गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फार्मर्स अब ज़्यादा कैश क्रॉप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टू रीच द स्टेज वेयर द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड have progressed using better technology is an agrarian field. We will have to be ready for the next green revolution. इवन अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, तो उनके वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बेटर कंडीशन में। एक तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर बहुत तो खेतों की प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं इतने रिच नहीं है कि वो ज़्यादा महंगी मशीन्स अफोर्ड कर पाएँ। ओके सो आई थिंक अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर है उसका इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस्ड समवॉट, हाउएवर इट स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का पहले हमारे कंट्री पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बट अब वो कहीं ना कहीं वो कम हो चुका है और हमारी इकोनॉमी भी अब अच्छे से संभल गई है। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की मोर देन 0.5% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर देता है ऑफकोर्स। एग्रीकल्चर होल्ड 70% ऑफ द टोटल GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमारे कंट्री का जितना भी GDP होता है उसका 17% एग्रीकल्चर से ही आता है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, समवेयर आई फील, क्योंकि 50% पॉपुलेशन काम पे लगी है तो 17% आउटपुट आ रहा है। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। ओके नाउ लेट अस मूव अहेड। पैडी, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटो आर द मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। या डेट आई एग्री एंड मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्नड फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट। हाँ, ये इंडिया की नहीं बाकी सब कंट्रीज़ को भी इसकी बहुत डिमांड होती है एंड इनको हम लोग ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी गेन कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स एग्रीकल्चर हमको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमा कर देता है। एंड इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रियन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में देखने जाएँ तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक
सिक्योर करता है। इंडस्ट्री लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा एज वेल एज द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग येट गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द ऑफकोर्स एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज हैं, अगर कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर कॉटन ही ग्रो नहीं होगा तो वो लोग कहाँ से बनाएंगी? शर्ट बनाएंगी, टी शर्ट बनाएंगी, या फिर कारपेट हो गया, कर्टन्स हो गया, जो भी है वो सब के लिए उनको कॉटन चाहिए। शुगर केन की इंडस्ट्री जैगरी कब बना पाएगी? जब शुगर केन मार्केट में ग्रो होगा। तो ये सारी चीज़ों को रॉ मटेरियल बेसिकली कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। ओके, एंड एज यू कैन सी अबाउ माई इमेज देयर इज अ पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश के लोगों को अनाज भी देता है खाने के लिए। एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट बिकॉज इरेगुलर एंड अनसर्टेन रेन एंड इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन। इंडिया का मार्केट नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट है, पर वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट ना होना मतलब, एक तो पहली चीज़ हमारे यहाँ पे बरसात ठीक से आती नहीं है, आती है तो वो भी इरेगुलर इंटरवल्स पे आती है। आती है तो बिल्कुल नहीं आती है, आती है तो फिर इतनी आती सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। तो और रहा साहब फिर हमारी इरिगेशन फैसिलिटी कुछ ज़्यादा दमदार नहीं है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे ऑन द राइट साइड देयर इज ए 10.9 इंडियन ग्रेन प्रोडक्शन दिया हुआ है। 2009 में जो ग्रेन प्रोडक्शन आई थिंक 218.11 नाउ। ऊपर अगर आप लोग देखोगे इंडिया एनुअल ग्रेन प्रोडक्शन इन करोड़ टन्स। ओके, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आई थिंक 14-15 में थोड़ा डाउन हुआ था। एंड कौन सी फूड ग्रेन का कितना कंट्रीब्यूशन है, देयर इज अनदर चार्ट इज गिवन। आई थिंक वो इतना विजिबल नहीं है, मे बी टेक्स्ट बुक की क्वालिटी थोड़ी डाउन थी, PDF ही ऐसा आया है, सो आई कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। So below my image you will see a new paragraph, food security. Okay, food security is necessary for any country today. So हर कंट्री आजकल फूड सिक्योरिटी को देख रहा है। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या है? लेट्स वी विल सी लेटर। इफ़ द डिमांड ऑफ द फॉर द फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग एंड इफ़ द फूड ग्रेन्स आर टू बी इम्पोर्टेड then the political independence of that country may be at risk. And we have become self-reliant in the field of grain production due to the green revolution. Along with the increase of the farm production, there is an increase in the population of our country also. फूड सिक्योरिटी मतलब हर इंसान को खाने का हक होना चाहिए, है ना। एक टाइम ऐसा था कि यूजुअली हमको बाहर से खाना मंगवाना पड़ता था, लेकिन आज के मामले में हम लोग सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं। जितना फूड ग्रेन्स हमको चाहिए उतना तो हम लोग ईजिली ग्रो भी कर लेते हैं एंड प्लस दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर एक कंट्री अगर उसको फूड ग्रेन्स के लिए भी बाहर के कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ गया तो वो उस कंडीशन के लिए उस कंट्री के लिए अच्छी कंडीशन नहीं कही जा सकती। ओके, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद सच हाउ ऐसी कोई प्रॉब्लम अब रही नहीं है। वेल दे आर टॉकिंग अबाउट 1951 इंडियाज okay, India's population was 36 crore 10 lakh, which is today is more than 125 crore. More than 125 crore. I said this is 21st September 2020 when I am recording this video at midnight near around 11 o'clock. There are more than 138 crore people are there in our country. So can you see, पहले हम लोग 36 करोड़ हुआ करते थे, अब 138 हो गए। डैट मीन्स 100 करोड़ बढ़ गए। एंड इफ़ आई से पॉपुलेशन जो है वो 4 टाइम्स जा चुकी है ऊपर। दिस हैज़ एन इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। अब पहले फूड ग्रेन्स खाने के लिए सिर्फ 36 करोड़ थे, लेकिन अभी मोर देन 125 करोड़। आपको एग्जाम में 125 करोड़ ही लिखना है। फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग यू 138 करोड़ है। हाउ एवर देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। आई थिंक 50 years होना चाहिए, maybe misprint is there. In year 1950 India has produced 51 crore tons of food grains. So ये फिगर याद रखना कि 1950-51 में इंडिया ने 51 करोड़ ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रो किया था इन टन्स। नाउ होल्ड योर ब्रेथ। which has increased to a record level of 265.04 crore tons in 13-14। मीन्स आबादी 4 गुना बढ़ी है तो फूड प्रोडक्शन हमने 5 गुना बढ़ा लिया है। ओके, सो देयर इज समथिंग
achievement for our country. And with the food grains which we have today, the minimum requirement of our country can be fulfilled. हमारे कंट्री की जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ईजिली फुलफिल कर सकते हैं. By the buffer stock of the grains, the scarcity of the grains can be prevented during the drought in case of the inadequate production of the food grains. अगर हमारे कंट्री में सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होती तो भी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को ईजिली कॉप अप कर सकते हैं. द वेस्टेज ऑफ द फूड कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक ऑफ द प्रिजर्विंग द ग्रेन इन वेयर हाउसिंग. तो वेयर हाउसेज में हम लोग अपनी ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका वेस्टेज हम लोग रोक सकें. द हंगर ऑफ द 1000 फैमिली कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस बफर स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द देम फ्री ऑफ चार्ज. अब कुछ फैमिली हैं जो बहुत पुअर हैं तो उनको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज ये टाइप का खाना प्रोवाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. है ना, अभी भी हम लोग अपना खाना अपना अनाज बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं. आई यूज्ड टू रिमेंबर कि लोग शादियों में जाते हैं और थाली में इतना भर भर के खाना ठूस लेते हैं और खाएंगे कुछ नहीं, फिर बाद में ऐसे उसको डस्टबिन में डाल देते हैं. सो फ्रेंड्स, ऐसा करना बंद करो. बेटर कि आपको पता है आपको कितना खा सकते हो उतना ही रखो. ठीक है, गुलाब जामुन के बाजू में दही घूम रही होती है ना, पता नहीं क्या क्या मिक्सअप हो जाता है. फिर बाद में घर पे आते आते डकारे आती है, समझ में नहीं आता है गुलाब जामुन आ रही है कि दही वाली स्मेल आ रही है. Anyhow, it is necessary to strengthen the food stocking and arrangement to conserve it. It is the beginning of that. I'm sorry for that. It is necessary to strengthen the stocking and the arrangement of the conserve it. It is a good beginning for that the government has made a provision to supply food grains up to the poor people through the Food Security Act. अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर लिया, अकॉर्डिंग टू विच हमारी गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को मुफ्त में अनाज प्रोवाइड किया करेगी. ओके, वेल, एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को क्या देखना पड़ा. ओके, उसका क्या इम्पैक्ट रहा. The policy of globalization has been implemented with the purpose that Indian farmer can sell his farm products in the world market to earn profit. See, ग्लोबलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो फार्मर है वो अब अपने फार्म प्रोडक्ट्स को उसने जो भी ग्रो किया है वो वर्ल्ड मार्केट में बेच के पैसे कमाए. मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. एंड इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले. द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप्स प्रोडक्शन इज़ मेड सिंपल. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सिंपल बनाया. कॉटन, चिलीज एंड तिल आर नाउ अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट एंड वेरियस फ्रूट्स फ्रॉम द वर्ल्ड आर नाउ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. सो ये जो इंडिया की जो मिर्ची हैं, इंडिया की जो एक तरह से तिल हैं, ये अब चाइना में भी मिलने लग गए. एंड इसी के अलावा जो फ्रूट्स जैसे कि ड्रैगन फ्रूट आता है वो सब आते हैं, तो ये सब इंटरनेशनल लेवल के जो फ्रूट्स हैं वो इंडियन मार्केट में भी दिखने लग गए, है ना. एंड द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स सोल्ड बाय द इंटरनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया. सो इस टाइप की जो सीड्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, जिसका प्रोडक्शन नॉर्मल क्रॉप से ज़्यादा होता है, तो इस टाइप की बीजेस भी हमारा किसान बाहर से मंगवा सकता है. अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं. ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज़ बिकम कॉस्टली. थोड़ी महंगी तो हो गई है बट द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन एंड मेज हैज़ इंक्रीज. तो इससे कॉटन और मेज का इंक्रीज हम जो प्रोडक्शन है हमने इंक्रीज़ कर लिया है. विद द इम्पोर्ट बिकम स्मूथर द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस द टफ कॉम्पिटिशन. ओके, तो हमको अब बाहर से जब सामान अच्छा आता है तो हम लोगों को भी टफ कंपटीशन फेस करनी पड़ती है. सम प्रोडक्ट्स हैव गेन ग्लोबल मार्केट एंड हैंस नेसेसिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पेटेंट करवा लेते हैं अपनी जो भी उन लोगों ने इनोवेशन किया है. एंड इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज अ नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट. फ्रेंड्स, पेटेंट कैसे करवाते हैं, लेट मी इन्फॉर्म यू. सी फ्रेंड्स, राइट नाउ जो इंडिया में कॉटन उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, डेट इज़ वाइट इन कलर. बट इजराइल में उन लोगों ने उसके सीड्स के साथ कुछ ऐसा मतलब जेनेटिकल इंजीनियरिंग की है कि वो डायरेक्टली ग्रीन
पर्पल येलो कलर के कॉटन डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। एंड आप लोगों ने ये लेस के चिप्स तो खाए होंगे। नाउ डू यू हैव एनी आइडिया कि लेस के साइंटिस्टों ने पोटैटो के अंदर कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए हैं। एंड वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं ना, वो सिर्फ अपने खेतों में या अपने जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फार्मर्स के साथ, उनको वो प्रोवाइड करते हैं। और वो एक स्पेशल टाइप का पोटैटो होता है जो स्पेशली चिप्स के लिए यूज़ करता है। आप घर पे चाहे कितना भी पोटैटो में चिप्स बना लो, लेकिन आपका वो पोटैटो वाला जो टेस्ट है ना, वो लेस वाला जो होता है, वो आप कभी ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग की गई है। ओके, सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। नाउ very big chapter, and now we are going at its conclusion. To face the competition in the agriculture production of the global market, India will have to adopt a new technology and concentrate on quality. अगर इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में आना है और छाना है, तो उसको एक ही काम करना होगा। ये काम है कि अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, एंड सेकेंड, अपनी क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of India. अगर यही सब चीज़ें अगर हम लोग प्लानिंग के साथ करेंगे, तो हम लोग अपने देश के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द प्रोबेबल फ्यूचर increase in the demand for the agriculture production and to maintain the march economic progress. हमको पता है राइट नाउ वी आर 138 करोड़, इन नियर फ्यूचर हम लोग 165 करोड़ भी हो जाएंगे। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमको अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमको हमेशा दिमाग में रख कर चलना है। साथ में हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करना है। ओके, फ्यूचर की ज़रूरतों को समझना भी पड़ेगा एंड समहाउ जाना भी पड़ेगा उसके साथ। एंड with increasing population, the probable future of the demand of the agriculture production is to maintain the march of economic progress. It is necessary to arrange the strategy for the second green revolution. इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमको सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रेडी रहना चाहिए। दिस आर योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, दिस आर योर MCQs एंड फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट में आस्किंग कि सर इतनी सारी चीज़ें हम लोग कैसे याद करें। वीट है, पैडी है, मिलेट है, जवार है, ओके, कॉटन हो गया, टी, पता नहीं कितनी चीज़ें कैसे याद करें। सो मैं तो बोलता हूँ एक कॉलम बना लो, ठीक है, स्ट्रेट अवे, एंड उसमें सारी चीज़ें लिख दो एंड उनके सबके मतलब उसको अलग अलग पार्ट में एक टेबल के फॉर्म में बना लो। कितनी रेंज चाहिए, ओके, खरीफ क्रॉप है कि रबी क्रॉप है, ओके, एंड कौन से स्टेट में ग्रो होती है, गुजरात के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, एंड उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इस तरह से अगर आप लोग थोड़ा प्लान करके पढ़ोगे, अगर अपना खुद का कुछ क्रिएट करोगे, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, सो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर। होप यू गाइस आर enjoying, so keep learning, keep watching. Bye everyone. अरे यार कहाँ चला गया।